कल ऑफेंस ऑफ रेप करा है, दैट इज कवर करा है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 63 टू सेक्शन 71। दूसरा सिनेरियो, दूसरा चंक है सेक्शन 72 और सेक्शन 73। इसको हमने कैटेगराइज करा है सेक्सुअल ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, सेक्शन 72 टू 73 में हमने कवर करा है, इसका ही एक अलीड प्रोविजन है। ठीक है, नाउ सेक्शन 63 डिफाइंस करता है, इट डिफाइंस दैट हाउ द ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड। इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हाउ, इसमें हाउ भी बता रखा है। तो हाउ को हमने कैसे कैटेगराइज किया था, चार चीजें, दैट इज पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ माउथ। हाउ के साथ वेयर, मतलब कैसे ऑफेंस ऑफ रेप होता है, तो किन किन बॉडी पार्ट्स को कवर किया हुआ है वो हमने यहां पे कवर करा है। ठीक है, सेक्शन 63 में जो एलिमेंट ऑफ कंसेंट है वो हमने डिस्कस करा है अच्छी तरह से। ठीक है, नाउ सेक्शन 63 को पनिश किया जा रहा है सेक्शन 64 में, दैट इज ऑफेंस ऑफ रेप हैज बीन पनिश्ड अंडर सेक्शन 64। तो सेक्शन 64 के दो पार्ट्स हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 2 में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जब सेक्शन 64 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो पनिशमेंट इज, दैट इज मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years एंड इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। सेक्शन 64 क्लॉज 2, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मगर हमने उसको एक कैटेगरी में कन्वर्ट करा है, दैट इज एक कैटेगरी, मतलब प्रीडोमिनेटली उसमें एक कैटेगरी है, दैट इज कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टडीज आर कवर्ड, देख लेना। जैसे पहली कस्टडी किसकी, पुलिस ऑफिसर की, दूसरी पब्लिक सर्वेंट की, तीसरी आर्म फोर्सेस की कस्टडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कस्टोडियल रेप्स को कवर करा हुआ है। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस है कस्टोडियल रेप, इसमें द मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years, इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब देखो दोनों में सेम सजा है, नहीं ऐसा नहीं है। पहले वाले में 10 years और मैक्सिमम इज लाइफ इंप्रिजनमेंट, दूसरे वाले में 10 years लाइफ इंप्रिजनमेंट, वेयर लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस where life imprisonment means till the time person takes his last breath। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे सजा जो है वो कम्यूट हो सकती है, कम्यूट हो सकती है, मतलब जो सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है आपको आखिरी सांस तक जेल के पीछे ही रहना है, मगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपकी सजा को रियायत सजा में रियायत मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना है 14 साल की सजा हो गई, तो 14 साल ऐसा कुछ नहीं होता, 14 साल कम्यूट करने के बाद मिलती है। ओके, यहां पे कम्यूटेशन का कुछ प्रोविजन नहीं। तो सेक्शन 63, सेक्शन 64, इसके बाद हमने किया था सेक्शन 65। सेक्शन 65 कवर्स टू स्पेशल कैटेगरीज, दैट इज व्हेन द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज अंडर 16 years of age, अंडर क्लॉज 1, और क्लॉज 2 में व्हेन द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज अंडर 12 years of age। अब इसको हमने कैसे कवर किया है, इसको ऐसे कवर किया है, when the prosecutrix is under 16 years of age, the punishment is minimum 20 years and it can extend to life imprisonment। वहीं 12 साल से नीचे है, the minimum punishment is 20 years and the maximum punishment is life imprisonment or death। तो ये इसमें इंप्रूवमेंट है। ठीक है, ऑल राइट। सेक्शन प्रोसिक्यूटर्स अंडर 16 years, उसमें कितना पनिशमेंट? ये 20 साल मिनिमम है और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, इसको इसी तरह से करना है जैसा मैं करा रहा हूं यहाँ पे, इस पूरा टेबल फॉर्म में करना है। नाउ सेक्शन 66 को भी छोड़ेंगे, 67 करेंगे हम। अब 67 को करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि 67 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था, पहले 65 को समझा। 65 में क्या है, द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज अंडर 16 years of age, द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज अंडर 12 years of age। ठीक है, सो हमने इसको मैरिटल रेप के पर्सपेक्टिव में भी समझा। वो कैसे, सेक्शन 63 का जो एक्सेप्शन 2 है,
it provides that if the wife is above 18 years of age, if the wife is above 18 years of age, so any sexual intercourse without her consent committed by her husband will not amount to offense of rape. अगर एज वाइफ की 18 साल से ऊपर तो वो रेप नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वाइफ जो है, नहीं उल्टा मैंने बता दिया, उल्टा बना दिया, ये ऐसे होगा, इफ द वाइफ इज 18 ईयर से ज्यादा, इफ द वाइफ इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, देन ओनली इट विल अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप, देन ओनली इट विल अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप। तो यहां पे हमने 63 का जो एक्सेप्शन 2 है उसको हमने किसके साथ पढ़ लिया, सेक्शन 65 के साथ पढ़ लिया। तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर भाई 16 साल से नीचे है, यानी कि अगर 17 साल की है तो यहीं पे कवर होगा, अगर वो 16 साल की है तो वो 65 में कवर हो जाएगा, और अगर 15 साल की है तब भी वो 65 में कवर हो जाएगा। तो पनिशमेंट विल बी 20 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट। भाई इफ द वाइफ इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। ठीक है, अब इस कैटेगरी को हमने और थोड़ा सा एक्सटेंड किया। सपोज द वाइफ इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर वाइफ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है तो वो यहां पे कवर्ड है ऑलरेडी, वो तो यहां पे कवर्ड है। बट इफ द वाइफ इज above 18 years of age, so there are two possibilities, that the wife is living separately or the wife is living together. Agar if the wife is living together, the husband can seek the benefit under section 63 exception 2. But if the wife is living separately, in that case, if the wife is living separately, separately को हमने कैसे कवर किया, या तो किसी डिक्री के अंदर है, डिक्री ऑफ डाइवोर्स, या तो कोई कस्टमरी लॉ के अंदर है। सो ऐसे में व्हाट इज द लॉ, if the husband commits sexual intercourse, if the husband has sexual intercourse without her consent, so in that case the offense will be committed under section 67, that is sexual intercourse with his own wife living separately. What is the quantum? The punishment is minimum 2 years and maximum 7 years. तो सजा में देखो कितना फर्क आ गया, 63, 64, 65, 67, 66 पे आ जाओ। सेक्शन 66 कवर्स अ पेक्यूलियर सिचुएशन, जो कि 63 और 65 के साथ ही पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 66 कवर्स अ सिचुएशन दैट इज, अगर ऑफेंस ऑफ रेप हुआ है and the prosecutrix has either been reduced to a persistent vegetative state or either she died, ठीक है। सो या तो ऑफेंस हुआ है 63 में या तो ऑफेंस हुआ है 65 में। सो द मिनिमम पनिशमेंट विल बी 20 years and maximum will be life imprisonment or death। ठीक है, तो 63, 64, 65, 66 एक चंक हमारा पूरा हो गया। तो यही एक्चुअली ऑफेंस ऑफ रेप को ना यहां पे कवर किया हुआ है। अब बाकी के जो ऑफेंसेस हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उसको कैसे कवर किया है देखो। जैसे 67 हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस बाय द हस्बैंड विद हिज ओन वाइफ। 68 क्या है बताना जरा, 68 what is section 68? Sexual intercourse by a person in authority. हाँ, तो इसको कैसे करा है हमने, इसको ऐसे करा है कि जब हम सेक्शन 64 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट 4-5 कैटेगरीज है ना, वो कस्टोडियल रेप्स के बारे में।
कस्टोडियल रेप्स के बारे में याद रखना कि रेप होना बहुत जरूरी है, कस्टोडियल रेप। बट सेक्शन 68 की रिक्वायरमेंट यह है कि रेप नहीं है, रेप नहीं है, ठीक है। सो यहां पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्ड है सेड्यूस और दूसरा वर्ड है इंड्यूस। तो एनी पर्सन इन अथॉरिटी हैज ईदर सेड्यूस्ड, सेड्यूस मतलब प्रलोभन दे दिया उसने, अल्यूर कर दिया, इंड्यूस मतलब मजबूर कर दिया। सो ईदर ही हैज सेड्यूस्ड और ईदर ही हैज इंड्यूस्ड। तो इन अ वे विल इज देयर, ठीक है, विल इज देयर। तो सेक्शन 68 में रेप नहीं हुआ है। अगर रेप होगा तो 68 कभी प्रूव नहीं होगा। तो 68 और 63 दोनों एक दूसरे के डाइकोटोमस है, दोनों डाइकोटोमस है। तो सेक्शन 68 कवर्स अ सिचुएशन वेयर द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन डन बाय द पर्सन इन अथॉरिटी। तो एक तरह से इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कस्टोडियल रेप। बोलो कस्टोडियल रेप जो है ना वो सेक्शन 64(2) के कुछ पार्ट्स में कवर्ड। यहां पे जो पनिशमेंट है वो भी बिल्कुल सेम है, 2 से 7 साल, ठीक है। सेक्शन 69 क्या कहता है? जल्दी बोलो, सेक्शन 69 क्या कहता है? कल तो कवर करा है। Intercourse by employing deceitful means. हाँ, तो डिसीटफुल मीन्स भी इसी की कैटेगरी है, डिसीटफुल मीन्स भी इसी की ही कैटेगरी है। देखो डिसीटफुल मीन्स में एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल ऐड किया है, दैट इज deceitful means have been adopted for the purpose of marriage. Deceitful means like intention to deceitful means like a person has promised somebody that I will marry you for the purpose of availing sexual favor, ठीक है। तो सेक्शन 69 covers a specific offense in this category, sexual intercourse by by the person employing deceitful means, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सब कवर करता है, मैरिंग बाय सप्रेसिंग द आइडेंटिटी, सेक्शन 69। सेक्शन 70 is a special category. It covers gang rape. Section 70 covers a special category, that is gang rape, where 2 or more persons having the common intention. So the person has committed rape or they have done something in furtherance of their common intention. What is the common intention? To commit rape, ठीक है। So इसमें the element of section 3 clause 5 is already inherent. तो इसको हमने कल कवर करा था एक स्पेशल केस के साथ, दैट इज प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उसमें क्या है, ए बी सी और डी। प्रिया पटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले मैं अब इलस्ट्रेशन बता रहा हूं कि ए जो है ना एक वुमेन है, ए इज अ गर्ल। वहीं बी सी डी जो है वो क्या है, बी सी डी और ए, इन सब ने एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ ऑफेंस ऑफ रेप किया। मतलब बी सी डी ने लेट से ऑफेंस ऑफ रेप किया, मगर ए क्या करती है, ए was actually facilitating the commission of the offense. All right. The question is, when you look at section 63, the offense of rape can be committed by a he, categorically लिखा हुआ है। But when you look at gang rape, section 70 में person लिखा हुआ है। तो can a woman be held liable for the offense of gang rape, ठीक है। तो प्रिया पटेल केस में इस बात की पुष्टि हुई है। प्रिया पटेल में क्या बोला गया था, द आंसर इज नो, क्योंकि कॉमन इंटेंशन भले ही बन जाए, बट ऑनरेबल कोर्ट हैज सेड दैट अ वुमन कैन नॉट हैव अ इंटेंशन टू कमिट रेप, thus she cannot be held liable for offense of rape, and likewise she cannot be held liable for the offense of gang rape. तो गैंग रेप के लिए भी लायबल नहीं हो सकती, ठीक है। बट another question was raised, that is
even though she cannot be held liable for the offense of rape. Can she be liable? Can she be held liable as an abettor? Can she be held liable as an abettor? तो इस क्वेश्चन पे the court remained silent. So court did not answer the question. The court did not answer the question, but with respect to the liability, of the offense of gang rape, the court outrightly denied that a woman cannot be held liable for the offense of gang rape. Abettor, उसके ऊपर क्वेश्चन जो था वो ओपन था, उसके ऊपर आंसर कोर्ट ने नहीं किया. ठीक है. सो ये हमने कल किया है. फिर इसके बाद हमने दो प्रोविजंस, सेक्शन 71, दैट इज द केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स. सेक्शन 72 a lead provision है. सेक्शन 73 is also an a lead provision. सेक्शन 72 क्या कहता है? सेक्शन 72 कहता है एक ऐसा सिनेरियो वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम हैज बीन डिस्क्लोज्ड. देखो, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम का मतलब यह है कि जो ऑफेंसेस लाइक रेप हैं, दे आर ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ टैबू. ठीक है. सो प्रोसिक्यूट्रिक्स, द पोजीशन ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स इज ऑलरेडी वेरी वेरी वनरेबल. सो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास ये दो प्रोविजन है. जब भी कोई ऑफेंस ऑफ रेप का ट्रायल होगा तो हमेशा एज अ प्रायोरिटी इट विल बी हेल्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग्स. इन कैमरा प्रोसीडिंग्स. ठीक है. It will not be held in an open court. It will be held in camera proceeding. वहीं 73 सेक्शन 72 ये कहता है कि अगर identity of the victim has been disclosed, it will be an offense under section 72. Likewise, in section 73, it has been provided that if any of the proceedings of the court were published, it will be considered as an offense under section 70. It will be considered as an offense under section 73. Okay, so these are the categories which have been provided under section 63 to 71. Section 63 to 71. ठीक है. अब हम दूसरी कैटेगरी करते हैं. देखो, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जो है तो सेक्सुअल ऑफेंसेस ही एक तरह से, मगर एक तरह से प्रीकर्सर्स है. प्रीकर्सर्स मतलब दे लीड टू बिगर ऑफेंसेस. दे लीड टू बिगर ऑफेंसेस. हालांकि अपने आप में ऑफेंसेस हैं, बट दे लीड टू बिगर ऑफेंसेस. जैसे सेक्शन 73 निकालिए. प्लीज टेक आउट सेक्शन 73. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी. एक सेकेंड. प्रिया पटेल के ऊपर मैंने कुछ लिखवाया हुआ है क्या? अंजुम, प्रिया पटेल में हुआ क्या था एक बार बता देता हूँ. प्रिया पटेल में एक्चुअली क्या हुआ था, एक एथलीट थी, एक लड़की. तो एक ट्रेन थी उत्कल एक्सप्रेस से, वो अपने घर पे वापस आ रही थी. उसको फीवर भी था. तो उसकी फ्रेंड का जो हस्बैंड था ना, वो उसको पिक करता है. ठीक है. अपने घर पे ले जाके उसको रेप करता है. और इसी बीच जो है उसकी जो रेपिस्ट है उसकी वाइफ आ जाती है. और जो वाइफ है वो उसकी अपील को नकारते हुए गेट बंद कर देती है. ठीक है. तो जब चार्जेस बनते हैं
तो वो हस्बैंड को तो लायबल करती है, मगर हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी गैंग रेप के अंदर लायबल करती है। तो इसके ऊपर केस है ये, ठीक है। सो 2006 का केस है ये। मैं ये केस फॉरवर्ड भी कर दूंगा, मगर ज्यादातर मैंने लिखवा दिया है इसके ऊपर। लेट मी सी, कुछ बचा हुआ है तो फिर जस्ट अ सेकंड। ठीक है, दो चीजें और लिख लो। जो प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, दिस केस वाज फॉलोड इन टू अदर केसेस। प्लीज राइट दीज टू केसेस, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हेमराज। 2009 का केस था ये, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हेमराज, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हेमराज। दूसरा है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रोशन खान। दिस केस वाज फॉलोड इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हेमराज, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रोशन खान। तीसरा केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की खास बात क्या है, इसमें अबेटमेंट के पॉइंट को भी उठाया गया है। इसमें अबेटमेंट के पॉइंट को भी उठाया गया है। अबेटमेंट का पॉइंट क्या है, व्हेन यू लुक एट अबेटमेंट, अबेटमेंट कितने तरीके से होता है? कितने तरीके से होता है अबेटमेंट? हेलो, abatement can be done by instigation, abatement can be done by conspiracy, abatement can be done by intentional aiding। तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, दैट इज कैन अ वुमेन बी हेल्ड लायबल फॉर abatement by intentional aiding? So prosecution of the woman, so Om Prakash versus, please write down the name of the case, Om Prakash versus state of Haryana। केस का नाम है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दैट इज प्रोसिक्यूशन ऑफ द वुमेन फॉर इंटेंशनल एडिंग, इंटेंशनल एडिंग। ठीक है, तो रीसेंट केस है 2015 का। तो इसमें क्या था, इंटेंशनल एडिंग ऑफ द ऑफेंस बाय अक्यूज्ड, intentional aiding by the accused, even if she is a woman, she can be held liable। Intentional aiding of the accused, even if she is a woman, she can be held liable, she can be held liable। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि देखो जो आपका ये वाला केस था ना, इसमें यू विल फाइंड you will find प्रिया पटेल में अबेटमेंट वाला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर कोर्ट का साइलेंस था, कोर्ट ने आंसर नहीं दिया, बट फाइनली इट वाज आंसर्ड इन। अब मजे की बात यह है कि सारे के सारे जो केसेस है ये सारे 2 जज बेंच है, ये सारे के सारे केसेस 2 जज बेंच है। ठीक है, सो कैन शी बी हेल्ड एज अबेटर? द आंसर इज यस, शी कैन बी हेल्ड लायबल एज एन अबेटर। दैट इज फॉर इंटेंशनल एडिंग, दैट इज फॉर इंटेंशनल एडिंग। इंटेंशनल एडिंग की खास बात ये होती है कि फॉर द पर्पस ऑफ अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग, एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज इंपॉर्टेंट। सो इंटेंशनल एड किया हो और साथ साथ ऑफेंस हुआ हो, इंटेंशनल एड किया हो तो साथ साथ ऑफेंस हुआ हो, शी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर इंटेंशनल एडिंग।
क्लियर है वाला पॉइंट? जी सर। ओके, सो आई एम सेंडिंग दिस केस, ये सब लोग पढ़ेंगे। सारंग, आई एम सेंडिंग दिस केस टू यू, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना। Sure, sir. ओके, ऑल मस्ट रीड दिस केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ओके, नाउ देखो सेक्शन 72 टू 73 खुद पढ़ लेना, आई विल नॉट बी डूइंग इट इन द क्लास, सिर्फ कर्सरी रीडिंग दूंगा मैं, ठीक है। बाकी के जो प्रोविजंस हैं इनको भी हमें कर्सरी वे में ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 74 देखो, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। सेक्शन 74 को हम अभी आइसोलेटेड वे में नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 74 को पढ़ने के लिए हमें दो अदर प्रोविजंस, वी हैव टू रीड टू अदर प्रोविजंस, दैट इज we have to understand what is the meaning of force, what is the meaning of criminal force and what is the meaning of assault। ये तीनों चीजें पढ़ेंगे फिर हम 74 पे आएंगे, तो इसलिए 74 को भी छोड़ दो। सेक्शन 75, 76, 77, 78, 79 ये पढ़ेंगे, पढ़ो। सेक्शन 75, a man committing any of the following acts, physical contacts and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures। explicit मतलब meant to be seen, explicit मतलब meant to be seen, explicit मतलब meant to be seen मतलब ऐसी हरकतें जो देखी जाएं। so he has deliberately done those gestures which are meant to be seen। A man committing any of the following acts, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, or demand or request for sexual favors, showing pornography against the will of the woman। against the will of the woman को अंडरलाइन कर लीजिए। against the will वही वाला है जो हमने सेक्शन 63 में पढ़ा है, दैट इज देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिनायल। देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिनायल मतलब कुछ ऐसे जेस्चर्स वुमेन ने किए हो जिससे ये देखा जा सके कि उसकी सहमति नहीं थी, उसी से हम विल को एसेस कर सकते हैं। ओके, showing pornography against the will of the woman or making sexually colored remarks, so making sexually colored remarks। ओके, आगे देखिए, shall be guilty of the offense of sexual harassment, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, shall be। तो सेक्सुअल हॉरेसमेंट के ऊपर आपको डिफाइन करने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। Any man who commits the offense specified in clause 1, clause 2 or clause 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। Any man who commits the offense specified in clause 4 of subsection 1 shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, ठीक है। तो सेक्शन 75 में ऑफेंस करने वाला व्यक्ति कौन है? मैन है। बट सेक्सुअल हरेसमेंट कैन बी डन इवन बाय अ वुमेन। सो हाउ टू एड्रेस दैट क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन इज नॉट एड्रेस्ड इन BNS। बट हाउ कैन दिस ऑफेंस बी एड्रेस्ड? दिस ऑफेंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट हो सकता है, तो उसको प्लेन असॉल्ट हम देखेंगे, ना कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरह हम उसको नहीं देखेंगे। सेक्शन 75 में जो कमिट कर रहा है ऑफेंस वो मैन है। बस आगे बढ़िए। 76, असॉल्ट और द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन विद द इंटेंट टू डिसरोब। देखो ये सारे के सारे जो है ना, 74, 75, 76 सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं, these are the elite offenses of assault, जो कि नेक्स्ट मेरा टॉपिक है। 76 पढ़ लो चलो। whoever assaults or use criminal force to any woman or abets
such act with the intent to disrobe or compel her to be naked. Compelling her to be naked को underline करिए. Shall be punished with imprisonment for the description for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Shall also be liable to fine. Plain and simple है, punishment इसको याद रखना बस. ठीक है. Please mark the mens rea. The mens rea is intention is there for disrobe. Intention is there to disrobe. Intention is to disrobe. Disrobe. Disrobe मतलब निर्वस्त्र करना. Voyeurism. Whoever watches or captures the image of a woman engaging in a private act. Engaging in a private act. Engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator, or disseminates such image shall be punished on the first conviction with imprisonment for the description for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine and be punished on the second and subsequent conviction with imprisonment for the description for a term which shall not be less than 3 years, or which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. ये भी प्लेन एंड सिंपल है. प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या? एक्सप्रेशन 1 में लिखा हुआ है, इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग carried out in public, carried out in place, which in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy, and where the victim's genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear, or victim is using a lavatory, or victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public. Where the victim consents to the capture of the image, any act, but not to their dissemination to the third person, where such image or act is disseminated, such a dissemination shall be considered an offense under this section. ठीक है. Now voyeurism के केस में objectivity is very very important. Objectivity is very very important with respect to explanation 2. Objectivity is very very important with respect to explanation 2. मतलब even though the woman is involved in a private act consensually and she has consented to get it recorded, but she did not consent to disseminate it. Disseminate मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी कोई परमिशन नहीं है, and it has been done. The offense has been categorized as a voyeurism. The offense will be categorized as voyeurism. तो voyeurism को पहली बार पनिश किया गया है और subsequent acts के लिए भी पनिश किया गया है 77 में. ठीक है. 78 देखो, any man, सारे offenses man के द्वारा करे जा रहे हैं. Any man follows or monitors, who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman, or monitors the use by the woman of the internet, email or any other form of electronic communications, commits the offense of stalking. Stalking बहुत ही prevalent offense है ये. So stalking करने के तरीके following and monitoring. Monitors the use by women of the internet, email or any other form of electronic communication, provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursues it proves that. ठीक है. So proviso imposes a burden of proof. Proviso imposes a burden of proof. ठीक है. प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर कोई मैन है जिसके ऊपर स्टॉकिंग का एलिगेशन लगा है, अगर वो ये प्रूफ कर दे that it was pursued for the purpose of preventing or detecting the crime and the man accused of stalking
हैज बीन entrusted with the responsibility of prevention and detention of the crime by the state, कि किसी ऑफेंस को बचाने की कोशिश कर रहा था इसीलिए वो स्टॉक कर रहा था। तो यहां पे स्टॉकिंग नहीं होगा, यहां पे सर्विलियंस हो जाएगा एक तरह से। It was pursued under any law as to comply with any condition or requirements imposed by any law under any imposed by any person under any law, मतलब his act is justified by law, तो उसके पास एक डिफेंस है that his act is justified by law. In the particular circumstances such conduct was reasonable and justified. जैसे पड़ोसी है वो कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि he is assuming any suspicious act, उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे बाजू में जो ये लड़की रहती है उस फ्लैट में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, तो वो कंसिस्टेंटली वहां पे नजर लगाए हुए, तो इट विल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग, burden of proof lies on him. Whoever commits the offense of stalking shall be punished on the first conviction with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and be punished on the second or subsequent conviction with the imprisonment for either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. ये अपनी बियर एक्ट में लिख लेना सजा, बस ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ बियर एक्ट की पढ़ना है। वर्ड्स, जेस्चर्स और एक्ट्स इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, देखो सेक्शन 79 को हम बोलेंगे क्रिमिनल इंसल्ट, इसको एक वर्ड में याद रखो, क्रिमिनल इंसल्ट। जो पहले 509 होता था ना वो सेक्शन 79 है, जो से पहले सेक्शन 509 होता था, जो पहले सेक्शन 509 में होता था वो अब सेक्शन 79 है। जो पहले सेक्शन 509 होता था वो सेक्शन 79 है, ठीक है। इसमें क्या है 79 में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे जेस्चर्स जो कि विमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो इन वर्ड्स और जेस्चर का उद्देश्य क्या है? कोई ऐसा वर्ड हमने यूज कर दिया या कुछ ऐसा जेस्चर बना दिया जिससे जिससे मतलब एक अपमानजनक व्यवहार किया गया है एक स्त्री के साथ। तो सेक्शन 79 जब भी मॉडेस्टी की बात होती है तो मॉडेस्टी रेफर्स टू सेक्सुअल मॉडेस्टी, मॉडेस्टी रेफर्स टू सेक्सुअल मॉडेस्टी। So whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, makes any sounds, gesture, exhibits any object in any form, intending that such words or sounds shall be heard, इसको लाइन करो, shall be heard, shall be seen। तो इंटेंशन है कि जो मैं कर रहा हूं वो देखे, जो भी बोल रहा हूं वो सुने। Last is intruding upon the privacy of the woman shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years or also with fine। Section 79 और 74 एक साथ पढ़े जाते हैं, 79 और 74 एक साथ पढ़े। जो सेक्शन 74 आज की तारीख में 74 है बीएनएस का, वो पहले था सेक्शन 354, इट वाज सेक्शन 354। ये लिख लो चाहो तो आप बियर एक्ट में। Section 74 is outraging the modesty of a woman. Section 74 is outraging the modesty of a woman. So Section 74 is outraging the modesty of the woman, whereas Section 79 is criminal insult. Whoever assaults or uses criminal force by any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। सेक्शन 74 जो कि सेक्शन 354 था पहले, उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलिब्रेटेड केस था जिसका नाम था रूपम देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। रूपम देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, ठीक है। तो इसमें तो दो वर्ड्स यूज किए गए ना, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, वो मैं शुरू करता हूं टॉपिक।